सभी शिक्षक साथियों को प्रणाम है। आप सभी ये जानते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसको व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला माना जाता है और जो प्राथमिक शिक्षा होती है बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में और कहीं न कहीं पूरे जीवन उनको ये प्रभावित करती है। तो इस वजह से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए मिशन प्रेरणा की शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, जिसमें सभी शिक्षकों को, जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं, उन सभी को मिल करके उत्तर प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश बनाना है। और इसी के लिए जो हमारा जो संकल्प है इसको पूरा करने के लिए 3 हैंड बुक्स यानी कि हस्त पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है, जिससे कि आप सभी लोग परिचित होंगे। इनके नाम हैं शिक्षण संग्रह, ध्यान आकर्षण और आधारशिला। ये तीनों जो बुक्स हैं ये तीनों सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से जानेंगे कि क्या है इन तीनों किताबों में, हमें क्या इसमें बताया गया है। तो इसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और अपने विभाग से जुड़ी सारी जानकारियां आप जानना चाहते हैं एक जगह पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और अगर आपके जो शिक्षक ग्रुप्स हैं उसमें अगर आप इसे शेयर करें तो और भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आधारशिला के बारे में। आधारशिला यानी कि फाउंडेशन लर्निंग। इस हस्त पुस्तिका में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियों एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। आधारशिला हस्त पुस्तिका का विकास इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 व 2 में भाषा व गणित विषयों को किस प्रकार रोचक तरीकों और गतिविधियों से शिक्षण कराया जाए, ताकि इन विषयों पर बच्चों की समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखी जा सके तथा भाषाई एवं गणितीय विकास के द्वारा उनके व्यक्तित्व एवं भावी जीवन को उन्नत बनाया जा सके। आधारशिला हस्तपुस्तिका में 6 भाग दिए गए हैं। देखिए, इस चीज़ को भी आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किस बुक में कितने भाग हैं। तो आधारशिला में 6 भाग हैं। पहले भाग में आपका फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता है, यानी कि फाउंडेशन लर्निंग यानी जो बिल्कुल प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राथमिक रूप से सीखते हैं बच्चे, उसकी अवधारणा क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है। उसके बाद इसमें दिया है कि जो आधारशिला हस्त पुस्तिका है उसका प्रयोग हमें कैसे करना है, यानी किस तरीके से हम इसका उपयोग करेंगे। तो उपयोग के लिए इसमें आपको लर्निंग आउटकम के बारे में बताया गया है और हिंदी और गणित के जो लक्ष्य हैं, प्रेरणा लक्ष्य जिसको आप जानते हैं जिस नाम से, तो हिंदी और गणित के लक्ष्य दिए गए हैं इसमें और साथ ही साथ फाउंडेशन लर्निंग की शिविर के बारे में भी दिया गया है। और इसमें आप लोगों को जो सीखने सिखाने की कई सारी जो शिक्षण की गतिविधियां होती हैं कि किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएं, उसके बारे में भी दिया गया है। पहले भाग में ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं और दूसरे भाग में आपका आरंभिक स्तर पर जो भाषा है उसका विकास दिया गया है कि जो भाषा है उसको कैसे विकसित की जाए। तो हिंदी भाषा क्या है, क्यों है, कैसे है, हिंदी भाषा को पढ़ना, लिखना, सीखना, बोलना, सुनना और इससे जो हिंदी भाषा के जो लक्ष्य हैं वो क्या हैं और साथ ही साथ इसका लर्निंग आउटकम क्या है, ये दिया है भाग 2 में। भाग 3 में आपको गणित विषय के बारे में दिया गया है कि गणित विषय की जो क्षमता है उसका विकास कैसे कर सकते हैं, गणित की अवधारणा क्या है, गणित का लर्निंग आउटकम क्या है, गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या है, ये चीज़ें आपको तीसरे भाग में दी गई हैं। ठीक है, ये आधारशिला मॉड्यूल के तीसरे भाग में दी गई हैं। अब चौथे भाग में क्या दिया गया है? चौथे भाग में आपको कक्षा 3, 4 और 5 में भाषा और गणित की जो परिवेशीय अध्ययन है उसके बारे में दिया गया है कि कक्षा 3, 4 और 5 में किस तरीके से भाषा और गणित का बच्चों में विकास किया जा सके, उसके लर्निंग आउटकम क्या है, इससे संबंधित सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है। आधारशिला के भाग 5 में आपको आकलन दिया गया है कि आरंभिक स्तर पर आकलन और मूल्यांकन, यानी बच्चों का आप आकलन किस तरीके से करेंगे, उनका मूल्यांकन किस तरीके से करेंगे, मतलब बच्चों को किस तरीके से आप उनका जो रिकॉर्ड होता है, जो रिपोर्ट कार्ड होता है, वो उन चीज़ों को कैसे आप बनाएंगे और उनमें जो मेन जो उनका गणितीय कौशल है उसका आकलन और मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। जो आकलन के प्रपत्र बनते हैं, जैसे रिजल्ट, ये सब बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको भाग 5 में मिलेंगी।
भाग 6 है आपका परिशिष्ट का भाग है। इसमें आप लोगों को शिक्षक का प्रदर्शन और आकलन, मतलब कि जैसे बच्चों ने क्या प्रदर्शित किया अपने शिक्षण से और शिक्षकों ने भी क्या प्रदर्शन किया है अपना, और उसका आकलन और उसमें सुधार कैसे करना है, ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है। और इसमें भी कुछ फाउंडेशन के लर्निंग शिविर दिए गए हैं जो कि साप्ताहिक कार्य योजना के हिसाब से दी गई है। और इसमें भी गणितीय कौशल का आकलन और मूल्यांकन, ये चीज़ें दी गई हैं। तो ये है आपका आधारशिला। अब आप समझ गए होंगे कि आधारशिला के 6 जो भाग हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। आप अगर चाहेंगे तो हम इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि आधारशिला मॉड्यूल क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो आप समझ चुके होंगे अब तक। इसमें 6 भाग हैं, 6 भागों को मैंने विस्तार से बता दिया है। तो अब इसके बाद हम जानेंगे कि ध्यान आकर्षण यानी कि रिमीडियल टीचिंग जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या दिया गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षा के अनुसार नहीं होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा 5 में पढ़ रहा है और उसको 1-2 के सवाल भी अगर आप दीजिए तो वो नहीं कर पाता है, यानी कि उसका जो अधिगम स्तर है वो कमज़ोर है, कम है, उसने कम सीखा है। तो इन बच्चों को आप लोगों को पहचानना है और उसको पहचान करके जो बहुत सारी शिक्षण की टेक्निक होती है ना, मतलब अलग अलग गतिविधियों के द्वारा जो पढ़ाया जाना होता है, तो उसके द्वारा मूलभूत दक्षताओं का विकास करना आपको आवश्यक है। ठीक है। तो इस हस्त पुस्तिका में यानी कि जो ध्यान आकर्षण है, इसमें शिक्षकों की मदद करने के लिए विभिन्न तरह के प्रभावी शिक्षण की तकनीकियों को स्पष्ट किया गया है। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्यान आकर्षण में क्या दिया गया है। इसमें आप लोगों को बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग गतिविधियां बताई गई हैं कि किस तरीके से शिक्षक किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाए कि उसको समझ में आ जाए। खास तौर से जो ध्यानाकर्षण है, इस हस्त पुस्तिका का विकास इस उद्देश्य से किया गया है कि शिक्षक उन बच्चों की सीखने में विशेष मदद करे जिन्हें शिक्षकों की सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। इस हस्त पुस्तिका में बच्चों के चिन्हांकन, वर्गीकरण, उसके विभिन्न शिक्षण तकनीकियों का उल्लेख किया गया है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों को सीखने में सहयोग प्रदान कर सकेंगे। यानी कि मेन रूप से आप इतना कह सकते हैं कि ध्यान आकर्षण में विभिन्न प्रकार की प्रभावी टीचिंग की टेक्निक्स या जो टीचिंग की तकनीक दी गई है और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, ये दिया गया। ध्यान आकर्षण पुस्तिका में आप लोगों के 4 भाग दिए गए हैं। सिर्फ पहले भाग है ध्यान आकर्षण के बारे में आपको बताया है कि इसका आवश्यकता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और बच्चों में क्यों संप्राप्ति की जो प्राप्ति है वो नहीं हो पाती है। यानी बच्चों को जब जितना आप चाहते हैं कि इस अगर 5 में बच्चा पढ़ रहा है तो 5 के हिसाब से उसका अधिगम स्तर हो, तो क्यों नहीं हो पाता है। इन तीनों चीज़ों को आपको भाग 1 में दिया है। भाग 2 में आपका दिया है लर्निंग आउटकम और आकलन। यानी कि लर्निंग आउटकम में ये दिया है कि जो बच्चों में लर्निंग गैप्स है वो क्यों कैसे हो जाता है, यानी अधिगम का स्तर है उसमें बच्चों में अंतर हो जाता है ना। देखिए एक क्लास में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं तरह तरह के, तो कुछ बच्चे बहुत ही तेज़ होते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि अगर वो 3 में पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो इसको 4 में पढ़ना चाहिए, यानी उनका अधिगम स्तर काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरीके से, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 4 में पढ़ रहे हैं लेकिन उनका अधिगम स्तर 3 और 2 के बच्चों के बराबर होता है। तो ये इनके अधिगम स्तर में अंतर क्या है, ठीक है, और क्यों है, और साथ ही साथ उन बच्चों का जो स्तर है उसका आकलन आप कैसे करेंगे, ये चीज़ें आपके भाग 2 में दी गई हैं। बच्चों का चिन्हांकन करना और ध्यान आकर्षण की कुछ शिविर, ये आपके भाग 2 में दिया गया है। अब जो ध्यान आकर्षण का भाग 3 है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि कक्षा में जो शिक्षण है, यानी जब हम पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो उसमें रणनीति और तकनीकियाँ क्या होनी चाहिए, तो ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसमें ये भी दिया गया है कि आपको जैसे जब बच्चों को पढ़ाना है तो उसके पहले क्या क्या तैयारियाँ करनी हैं, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अधिगम की प्रक्रिया क्या हो गई, यानी किस तरीके से आप बच्चे को सिखा रहे हैं, शिक्षक को क्या करना है, शिक्षक को क्या नहीं करना है, और शिक्षक को पढ़ाने के लिए और कौन सी अच्छी अच्छी गतिविधियां हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें और जो शिक्षण की योजनाएं हैं, ये सारी चीज़ें मतलब आपको भाग 3 में मिलेंगी। चौथा भाग परिशिष्ट का भाग है। इस भाग में भी 5 परिशिष्ट दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों के प्रपत्र दिए गए हैं, हिंदी के, गणित के, विज्ञान के, अंग्रेजी के कई सारे प्रपत्र दिए गए हैं, और साथ ही साथ इसमें प्रगति का प्रपत्र, यानी ये चीज़ें आप लोगों को सिखाने के लिए इसमें
दी गई हैं कि किस तरीके से आप अपने स्कूल में प्रपत्र बनाएंगे, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये जो आपका ध्यान आकर्षण है ये पूरी तरीके से पूरा मतलब पढ़ाई कैसे करना है, शिक्षण के बारे में पूरी तरीके से दिया गया है। तीसरा हमारा जो हस्त पुस्तिका है यह है शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह में शिक्षकों की आवश्यकताओं और व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस पुस्तिका में आवश्यक जानकारी, उपयोगी सूचनाएं और विभिन्न तरह के शैक्षिक संदर्भों का समावेश किया गया है। शिक्षण संग्रह को अंग्रेजी में आप कंपेंडियम भी कह सकते हैं। इस हस्त पुस्तिका में रुचिकर और प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु योजना का निर्माण करना, सक्रिय पुस्तकालय के बारे में दिया गया है, शिक्षक डायरी के बारे में दिया गया है, आकर्षक विद्यालय का जो भवन है उसके बारे में दिया है, और कई सारी जो सहायक सामग्रियां होती हैं यानी हमारा TLM होता है उसको कैसे विकसित करना है, इन सब चीज़ों के बारे में शिक्षण संग्रह में दिया गया है, यानी कि कंपेंडियम में दिया गया है। शिक्षण संग्रह में ही देखिए आपको ये भी मिलेगा कि कैसे आपको शिक्षण योजनाएं बनानी है, शिक्षक डायरी कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो शिक्षण संग्रह एक तरह से हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट हस्तपुस्तिका है। वैसे तो तीनों ही बहुत ही अच्छी हस्तपुस्तिका है, इम्पॉर्टेंट है, आपको इन सभी को पढ़ना चाहिए। ये वीडियो मैंने लेकिन इसलिए बनाया कि आप लोगों को सिर्फ संक्षेप में ये पता चल सके कि तीनों हस्तपुस्तिकाओं में आखिर दिया क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो हमारा शिक्षण संग्रह वाला पुस्तिका है इसके 6 भाग दिए गए हैं। ठीक है, 6 भाग दिए गए हैं। पहले भाग में तो आपको शिक्षण संग्रह के बारे में बताया गया है कि ये बुक की ज़रूरत क्या है, यानी शिक्षण संग्रह की ज़रूरत क्या है और इस बुक में क्या दिया गया है। दूसरे भाग में आप लोगों को ये बताया गया है कि शिक्षण योजना क्या होता है और प्रभावी शिक्षण क्या है। देखिए पढ़ाते तो हम सभी हैं, लेकिन एक ऐसा शिक्षण होता है जो सभी बच्चों को समान रूप से फ़ायदा पहुँचाता है, तो वो होता है प्रभावी शिक्षण, जिसमें मतलब किसी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो और हम बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़ाएं, इस तरीके से पढ़ाएं कि हमारा पूरा क्लास कवर हो। ठीक है, सभी एक एक बच्चों पर ध्यान जाए, तो वो होता है हमारा प्रभावी शिक्षण। और एक चीज़ ये भी है कि जिस बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है उस लेवल की उसको जानकारी हो। अगर सभी बच्चों के साथ ऐसा है, यानी सभी बच्चों ने जो लक्ष्य को निर्धारित किया है उसको प्राप्त किया है, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो शिक्षण है वो प्रभावी है। तो प्रभावी शिक्षण कैसे, वो आपके शिक्षण संग्रह में दिया है। साथ ही साथ आप लोगों को शिक्षण योजना के बारे में दिया गया है कि शिक्षण योजना कैसे बनाना है, शिक्षण योजना का प्रारूप क्या होता है, मुख्य बिंदु क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। अगर मान लीजिए आपको टीचिंग प्लान बनाने हैं ना, शिक्षण योजना नहीं समझ में आता है, तो आप शिक्षण संग्रह की मदद से बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें लर्निंग आउटकम के बारे में दिया गया है। इतना ही नहीं, इसमें ICT के बारे में दिया गया है, विद्यालय के पुस्तकालय, प्रयोगशाला और जो होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है और तरह तरह की जो मीटिंग्स होती हैं उसके बारे में दिया है, शैक्षिक नवाचार के बारे में दिया है, और जो गतिविधि आधारित शिक्षण होता है यानी जो एक्टिविटीज़ बच्चों को हम कराते हैं क्लास में, उनको सीखने के लिए अलग अलग तरह की गतिविधियां कराते हैं, उसके बारे में आपके भाग 2 में ये सब दिया है। भाग 3 देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका है, क्योंकि इसमें आपको दिया है व्यक्तित्व विकास के बारे में कार्य योजना, कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अब स्कूलों में प्रातःकालीन सभा करानी है, सांध्यकालीन यानी शाम को भी कराना है। तो ये तो खैर पहले भी होता है, प्रेयर होता है सुबह, उसके बाद प्रातःकालीन सभा होती है। तो लेकिन इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से दिया है कि आप और उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस बुक में दिया है। साथ ही साथ बाल संसद जो है, जो मीना मंच में होता है, उसके बारे में दिया है। कई तरह की खेल की गतिविधियां, प्रतियोगिताएं, ये सब आपको तीसरे भाग में देखने को मिलेंगे। भाग 4 में आकलन दिया है, यानी कि असेसमेंट दिया गया है कि जो आकलन है वो क्यों किया जाना चाहिए, मतलब बच्चों का क्या आकलन करना ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, और जब हम आकलन करते हैं तो बच्चों के किस किस पक्षों का आकलन किया जाना चाहिए, ये चीज़ें। और साथ ही साथ जब आप आकलन करते हैं तो कैसे करते हैं, बहुत सारे शिक्षक लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो यहाँ से आप बड़े ही रोचक तरीके से सीख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से दिया गया है। और साथ ही साथ आकलन में जो फीडबैक है उसका यूज़ आप कैसे करेंगे, मतलब आपने आकलन किया, पता चला कि कोई बच्चा ठीक नहीं है पढ़ने में, उसके में ये कमी है, तो अब उसको आप कैसे सुधारेंगे, ये चीज़ें भी आपको मिलेंगी भाग 4 में। तो
शिक्षण संग्रह के भाग 5 में आपको लीडरशिप के बारे में दिया गया है। एक चीज़ आपको याद होगा, जब आप लोगों ने मिशन प्रेरणा जो निष्ठा आया था, निष्ठा का ट्रेनिंग 5 दिन का, उसमें आप लोगों को स्कूल लीडरशिप के बारे में बताया गया था। तो बिल्कुल वही चीज़ आपको भाग 5 में मिलेगी कि लीडरशिप में मतलब जो एक शिक्षक है, जो लीडर है, जो नेतृत्व कर रहा है, उसके क्या गुण हैं, उसके प्रकार क्या हैं, विद्यालय का विज़न क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये आपको मिलेंगी शिक्षण संग्रह की भाग 5 में। उसके बाद छठवां आपका परिशिष्ट का है भाग। तो इस भाग में आपको इसमें भी शैक्षिक गतिविधियाँ दी हैं, केस स्टडीज़ दी गई हैं कई सारी, ठीक है, महापुरुष और उनके दिनों की जानकारी दी गई है, बेसिक शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में दी गई है, और शिक्षण गतिविधियां दी गई हैं, समय सारणी दी गई है। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि भाग 4 में आप जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है 2005 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है 2009, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। साथ ही साथ इस भाग में आपको कुछ बहुत ही उपयोगी शैक्षिक वेबसाइट्स के बारे में भी दी गई हैं। तो ये है आपका शिक्षण संग्रह। तो देखा आप लोगों ने कि कितनी अच्छी तरीके से इन तीनों हस्त पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं। एक शिक्षक को इन सारी चीज़ों की कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। हालांकि सभी शिक्षक तो कई सारी ट्रेनिंग्स के बाद आते हैं और उसके बाद शिक्षण के जो आप सेवा में हैं उसके साथ साथ भी आपको प्रशिक्षित लगातार सरकार की तरफ से किया जाता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी को दिक्कत होती है। तो ये जो बुक है ये आपकी पूरी मदद करेगी। बहुत ही अच्छी किताबें हैं ये तीनों, बहुत ही अच्छी इनका निर्माण किया गया है। अब इस वीडियो में आपने देखा कि तीनों बुक्स में क्या है और कब इनको किस चीज़ के लिए आपको पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं और कितने भाग हैं। मेन देखिए, जब भी निरीक्षणकर्ता की टीम आएगी तो आप लोगों से ये सारी चीज़ें पूछ सकती है। इसी ध्येय से मैंने ये वीडियो बनाया कि अगर आपको नहीं समय मिलता है, आप इन तीनों बुक्स को पढ़ने में आपको समय लगेगा, तो इसलिए इतने में आप इतना जान लीजिए कि तीनों बुक्स में क्या दिया है। बाकी धीरे धीरे आप एक एक करके सारी बुक्स को पढ़ लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे लिए अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं जितनी भी अपडेट आती है वहाँ पे मैं शेयर करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।